हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर कराने वाले हैं। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर देखें। आज आप सभी को कक्षा 10 का हिंदी का पेपर कराएंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका प्री बोर्ड का एकदम वायरल पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इस प्री बोर्ड परीक्षा का संपूर्ण हल आप जरूर देखें। देखिए, ये आपका जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहता है और पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे हिंदी से संबंधित कुछ यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। आपको सामान्य निर्देश बता देते हैं। इस सामान्य निर्देश को एक बार देख लीजिए। देखिए, आपका सामान्य निर्देश में पहला निर्देश है कि प्रारंभ का जो 15 मिनट रहेगा, आपको परीक्षार्थी जो रहते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। इसके साथ में देखिए खंड ख है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। देखिए, खंड क में क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और खंड ख में जो रहता है वर्णनात्मक प्रश्न आपके रहते हैं। अब देखिए, खंड क में देखिए आपको अभी पता है कि 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और इसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना रहता है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, खंड ख जो होता है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा। उस पर आपको क्या करना रहेगा, इसका आंसर लिखना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक जो होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होता है, उसके अंक निर्धारित किए रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे। अब चलिए देखिए, आपके सामने प्रश्न प्रारंभ होते हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है खंड क, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ प्री बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इन प्रश्नों को एकदम रट लीजिए, ठीक है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकारक का नाम है, यानी कि कौन एक आलोचक एवं निबंधकारक हैं। इसमें से आपके सामने 4 शुक्ल युग के कवि दिए हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, राधा चरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास। तो इसमें से कौन आपके एक ऐसे लेखक हैं जो एक आलोचक भी हैं और साथ में निबंधकारक हैं, तो वो है आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको जितने प्रश्न कराएंगे इसमें से आप बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा और देखिएगा कि आपके कितनी तैयारी हो चुकी है। अब देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर जरूर याद रखिएगा आप। इसका ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या चतुर्सेन शास्त्री। देखिए, अर्धनारीश्वर जो है आपको जो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर का कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक है, यानी कि कौन एक नाटककार है। आपको ये बताना है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से कौन एक नाटककार है। ऑप्शन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन है, श्रीनिवासन दास है, जैनेन्द्र कुमार हैं, कृष्णा सोबती हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन एक आपके नाटककार हैं, तो वो है आपका श्रीनिवास दास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो श्रीनिवास दास जी हैं एक नाटककार हैं। अब चौथा नंबर का प्रश्न देखिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत पूछता है, प्री बोर्ड में भी ये प्रश्न आने वाला है कि कंकाल के लेखक कौन है, यानी कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो कंकाल जो है ये जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही होगा कि जो कंकाल है इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। आपको देखिए, इस सन को जरूर याद रखिएगा। आपके पेपर में सन से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। 1850 से या 1900 से माना जाता है, या 1938 से, या 1919 से। ये जो माना जाता है 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका क्या है।
आधुनिक काल की समय अवधि आपको बताना है कि जो आधुनिक काल है इसकी समय अवधि कब से कब तक की है। ठीक है, देखिए ये पेपर में कई बार आपके प्री बोर्ड हुआ चाहे बोर्ड का एग्जाम हुआ, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से लेकर 1920 तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1843 से लेकर जो वर्तमान का समय चल रहा है इस समय को क्या माना जाता है, आधुनिक काल का समय अवधि माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आधुनिक काल की जो समय अवधि होता है 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान जो समय चल रहा है इस समय के बीच का समय आधुनिक काल का समय अवधि माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम बताना है कि जो रीति मुक्त काव्य धारा है दो कवियों के नाम कौन से हैं, यानी दो कवि कौन से ऐसे हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं। जैसे ऑप्शन है घनानंद, ठीक है, बोधा ठाकुर, या क और ख दोनों है, या शारंगर धर हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि घनानंद और बोधा ठाकुर जो हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो इस प्रश्न को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, यानी कि जो नई कविताएं होती हैं उनकी विशेषताएं कौन सी इसमें से है। ऑप्शन है कि बौद्धिकता की उसमें प्राधान्यता देखी जाती है, या ये अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है, या छंद योजना में नवीनता है, सामाजिक असमानता है। तो इसमें से क्या है आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो देखिए जो जितनी भी कविता लिखी जाती है उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, छंद की योजनाओं ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। जो आंगन के पार द्वार है ना इसके रचयिता बताना है कि किसके द्वारा ये लिखा गया है। धर्मवीर भारती ने लिखा है, या सही व आज्ञा लिखे हैं, गजानन माधव या मुक्तिबोध हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो देखिए आंगन के पार द्वार जो है ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। जो भारतेंदु युग है ना इस प्रकार से प्रश्न आपके युग से संबंधित बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे भारतेंदु युग को बताया जा रहा है कि भक्ति काल से, या रीति काल से, या आधुनिक काल से, या आदिकाल से। जो भारतेंदु युग जो माना जाता है ये आधुनिक काल का माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का, नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विलुप मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त में आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। देखिए जब इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे ना तो इसमें देखिए रस वाला जो रहता है आपको दो ही रस पढ़ना है, एक करुण रस एक हास्य रस। ठीक है, जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे देखिए, नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बाहु बाहु। देखिए इसको पढ़ने से थोड़ा सा आपको हंसमुख जैसा आ रहा है ना, यानी हंसी आ रहा है। इसमें कौन सा रस आ जाएगा, हास्य रस आ जाएगा। तो जब आप वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको जैसे हंसने की भाव आता है उसमें तो हास्य भाव, और जब दुख के भाव आता है तो कड़ू रस हो जाता है। तो यही दो रस आपको ही पढ़ना भी है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि यही कहीं पर बिखर गई है भगन विजय माला सी पंक्ति में आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। अब देखिए ऑप्शन है कि भ्रांतिमान अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यही कहीं पर बिखर गई है भगन विजय माला सी, इसमें जो आपका अलंकार पाया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखिए, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद इसमें है। देखिए रोला, कुंडलियाँ, सोरठा, या दोहा। देखिए आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपके सिलेबस में जो छंद है आपको रोला पढ़ना और सोरठा पढ़ना, इसके अलावा कुंडलियाँ दोहा तो पढ़ना नहीं, ये तो ऑप्शन इसी तरह हट जाता है। अब रोला और सोरठा में होगा तो देखिए, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में जो अलंकार छंद होगा वो हो जाएगा आपका रोला छंद हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्न में नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे बताना कि जो नीर उपसर्ग है ना, किस में प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए निवास, अब देखिए इसमें निर तो आ नहीं रहे, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। निर्वाह, और देखिए निवेश, सुमार्ग। अब बताइए कि आपके इस जो शब्द दिए हैं इसमें प्रारंभ में निर कहाँ पे जुड़ा है। देखिए इसमें तो निर है नहीं, निवेश में भी नहीं है, सुमार्ग में भी नहीं है, तो किसमें है, निर्वाह में। तो इसमें कौन निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, निर्वाह बना है। ठीक है, अगला देखिए, भीमा अर्जुन में समास है, इसमें समास बताना है कि भीमा अर्जुन में कौन सा समास है। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भीमा और अर्जुन आता है। क्या इसका संधि विच्छेद करने पे क्या आ रहा है, भीमा और अर्जुन आ रहा है। जब और शब्द आता है ना दो शब्दों के बीच में, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होगा, द्वंद्व। इसके अलावा देखिए आपको द्वंद्व समास का एक और एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे ऐसे लिखा मिल जाएगा, दुख और ऐसे है सुख, दुख सुख आ जाएगा। इसमें पूछेगा कौन सा समास है, तो बताएंगे द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता का कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपको हलन द्वारा इस तरह मिलता है तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपका द्वंद्व समास ही होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर का, कि गारगर शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है कि जो गारगर होता है इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। जैसे गोबर, गात, गोरा या गागर। तो इसमें देखिए जो तद्भव होता है वो गागर है। क्या है, गागर। इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, तद जो है इसका नपुंसक लिंग में आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तद का कौन सा होता है। जैसे यहाँ पे दिया तद या तद होगा, तस्या होगा, तो शाम होगा, तस्मय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा आपका, तस्मय हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में देखिए आपको वाक्य से संबंधित भी प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें इस प्रकार से प्रश्न आपका पूछता है। देखिए आपको बताना है कि जो व्यक्ति, ठीक है, परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, इसमें कौन सा होगा। देखिए अब देखिए इसका बताना है कि वाक्य का सरल वाक्य के रूप में कैसे इसे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, या परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है, या व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। देखिए सरल वाक्य मतलब होता है कि एकदम सिंपल सा वाक्य होता है। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा वाक्य में चेंज किया है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाव बताना है कि इसमें कौन सा भाव है। ठीक है, आओ अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे यह आओ चले, ये भी भाववाच्य है। आओ अब चला जाए, ये भी एक भाव को प्रकट कर रहा है। तो इसमें जो होगा इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों जो यहाँ पे वाक्य दिए हैं दोनों एक भाव को प्रकट कर रहे हैं। आओ चले, आओ अब चला जाए, दोनों किसको प्रकट कर रहा है, भाव को प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, घर के साथ ही एक बगीचा होता था। रेखांकित पद का परिचय बताना है कि जो यहाँ पे रेखांकित है के साथ, यहाँ पे इसका पद का परिचय क्या है। जैसे देखिए संबंध बोधक अव्यय है, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, यह समुच्चय बोधक है, अव्यय है, घर और बगीचे को जोड़ता है। क्रिया विशेषण स्थानवाचक होता था कि विशेषता है, निपात है। देखिए ये के साथ जो है ना एक संबंध को दिखाता है। किसको दिखाता है, संबंध को। और किसके किसके बीच में, देखिए घर और बगीचे के बीच में क्या दिखा रहा है, एक संबंध को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, संबंध बोधक अपव्यय ये है, घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी आपके प्रश्न थे जो आपके पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 2025 में जितने भी छात्र प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए वायरल पेपर लाए हैं। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर देखेंगे और यही पेपर आपके प्रत्येक स्कूलों में पूछा जाएगा। तो इस पेपर को आप यहाँ पे प्री बोर्ड देने से पहले एक बार जरूर देख लें। खंड अ प्रश्न है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से
था। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ में प्री बोर्ड में कई बार पूछा जा चुके हैं। तो इस प्रश्न को एकदम आप दिमाग में छाप लीजिए कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन है इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही होगा कि ऑटो वन जो बिस्मार्क था इसका संबंध जर्मनी देश से था। देखिए अब वीडियो के लास्ट में ये बताएगी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराया गया है, इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर का, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ऑप्शन है 1914 ईस्वी में लौटे, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। देखिए पहले महात्मा गांधी जी अपनी जो पढ़ाई किए थे दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो देखिए दक्षिणी अफ्रीका में से वह वापस भारत में कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो इसका सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वर्तमान जो समय चल रहा है इसमें भारत में कितने राज्य हैं, 27 है, 28 है, 29 है या 18 है। तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और साथ में आप याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो 8 हो गया है। कितना है वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे अगला प्रश्न को ध्यान दीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिए। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ठीक है, 1815 ईस्वी, 1830, 1848 या 1843 ईस्वी में। तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों, देखिए 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में ना। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर दिया था। तो एशिया का किया था, अफ्रीका का या अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का किया था। ठीक है, तो देखिए यूरोपीय जो देश था अफ्रीका देश को मानचित्र पर महाद्वीपों से अलग कर दिया था। तो इसका सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बंटवारा किया था, तो अफ्रीका देश को बंटवारा किया था। ठीक है, अगला देखिए 6वां नंबर का जो सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ प्री बोर्ड में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी साथ में याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1882 में या 1884, 1885 या 1886। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने, ठीक है, A.O. ह्यूम ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है कि काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन है झारखंड दिया है, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है या बिहार दिया है। तो देखिए आप यहाँ पे 2 प्रश्न आपको बताते हैं। काली मिट्टी के बारे में जब भी पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पे कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में। अब देखिए ऑप्शन में तो महाराष्ट्र है नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, गुजरात लगाइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। देखिए रबी की फसल का मतलब होता है जो सर्दी के महीना में, जैसे आपका ये कौन सा है, सर्दी का महीना चल रहा है ना, इस समय में आपका कौन सा फसल बोया जाता है वही रबी की फसल के अंतर्गत आता है। देखिए ऑप्शन है चावल बोया जाता है, मोटे अनाज, चना या कपास बोया जाता है। तो देखिए इस समय में आपको पता है कि गेहूँ बोया जाएगा। ठीक है, सर्दी के महीने में क्या बोया, गेहूँ, चना, ठीक है, मटर, फिर साथ में क्या सरसों। ठीक है, देख लीजिए आप अगल बगल देख सकते हैं इसमें सर्दी के मौसम में क्या क्या बोया गया है। देखिए इसमें गेहूं नहीं दिया है, इसमें चना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चना। इसके साथ में आप याद रखिए खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है चावल। चावल क्या होता है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो ये प्रश्नों को जरूर आप याद रखिएगा, 100% बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए अगला है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन सा है। प्रौद्योगिकी, परिवहन,
सूचना प्रौद्योगिकी या ये सभी। देखिए वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो कारक होते हैं प्रौद्योगिकी भी माना जाता है, परिवहन भी उसके अंतर्गत आता है, सूचना प्रौद्योगिकी सब आते हैं। तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, आपसे बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है गैर परंपरागत, ठीक है, एक परंपरागत। देखिए परंपरागत का मतलब होता है कि जो परंपरा से आपकी ऊर्जा के स्रोत चले आए, जैसे कोयला हुआ परंपरा से प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, पेट्रोल प्राचीन समय से ही आ रहा है, ये हो जाता है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। लेकिन गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का नया नया स्रोत बन रहा है वो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अब ऑप्शन को देखिए, कोयला ये आपके प्राचीन समय से ही प्रयोग हो रहा है, पेट्रोलियम प्राचीन समय से, और प्राकृतिक गैस प्राचीन समय से, यानी कि ये सभी एक बार समाप्त हो जाएगा, दोबारा इसको आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा जो सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त हो रहा है वो नया नया अभी बनाया गया है सौर ऊर्जा, ठीक है, जैसे सोलर पैनल के द्वारा आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, सोलर कुकर के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपका क्या आ जाएगा, इसके अलावा पवन ऊर्जा आ जाएगा, जल ऊर्जा आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर का प्रश्न देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाएगा, वितरण कहेंगे उसे, विदेशी निवेश कहेंगे या व्यय कहेंगे, ठीक है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विदेशी निवेश होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन माना जाता है, यानी उत्पादन का साधन किसे माना जाएगा, पूंजी को, लाभ को, या सेवाओं को, या कर को। तो उत्पादन का जो साधन होता है पूंजी को जो माना जाता है उत्पादन का साधन माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, यानी मत देने का अधिकार कब कितना आयु माना जाता है, तो आप सभी को तो ये पता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये 18 वर्ष माना जाता है। तो भारत में मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो जाएगा वो अपना मत दे सकता है, ठीक है। अगला देखिए, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है, धर्म पर, संप्रदाय पर, समुदाय पर, या सांप्रदायिकता पर, ठीक है। तो देखिए धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये जो माना जाता है ये सांप्रदायिकता को माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता सांप्रदायिकता पर आधारित है। अगला देखिए, हेमेटाइट का संबंध किससे है, यानी हेमेटाइट एक प्रकार का आपका क्या है, अयस्क है, ये किसका अयस्क है ये बताना है, तांबा का, बॉक्साइट का, या इसके अलावा सोना का, या लौह अयस्क का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है हेमेटाइट जो होता है आपका लौह अयस्क का क्या आता है, एक अयस्क है, ठीक है। लौह अयस्क का क्या है, हेमेटाइट जो होता है लौह अयस्क का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक याद रखिएगा बॉक्साइट, तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट, ये जरूर याद रखिएगा, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है कि एल्युमिनियम का बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है, तो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। देखिए ये बहुत प्रश्न है, ये कई बार आपको बोर्ड के एग्जाम का पेपर आप देखे होंगे, तो इसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो ये है आपका श्रीलंका का, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, यानी कृषि क्षेत्र। अब देखिए आपको यहाँ से प्रश्न जो बताते हैं इसको जरूर याद रखिएगा, आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको जरूर याद होना चाहिए, ये पेपर में बहुत पूछता है। देखिए कृषि क्षेत्र जो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यापार आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है आपका क्या हो जाता है, सेवाएं हो जाता है, ठीक है। ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि औरतों के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर किया गया है, लोकसभा में किया गया था,
विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती जो राज्य की संस्था है वहाँ पर। तो भारत में देखिए औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था किया गया था वो पंचायती राज की जो संस्था थी वहाँ भी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर किया गया था, तो पंचायती राज की जो संस्था थी वहाँ पर किया गया था। अगला देखिए, कोरबा प्रसिद्ध है, यानी कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आप याद भी रख सकते हैं, को से कोयला याद रख सकते हैं। देखिए को से कोयला याद रख लीजिएगा। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, और को से कोयला याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न, कर है सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किसके द्वारा शुरू हुआ ना, यानी विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया है ये, या विकासशील देश, या अल्प विकसित देश, या निर्धन देश। देखिए सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो था विकासशील देशों के द्वारा चालू किया गया था। तो ये विकासशील के द्वारा क्या चालू किया गया है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन चालू किया गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। तो अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं मानचित्र के सवाल। तो देखिए आपको मानचित्र वाले सवाल इस प्रकार से मानचित्र पे भर के बताएंगे, आप इसको जरूर देखिए। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। देखिए आपको यहाँ से मानचित्र वाले जितने भी सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, उन सभी सवालों को कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे क है, पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र मानचित्र पर देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, यानी कि आपको एक वृत्त में बनाना है, उसमें आपको दिखाना है, ठीक है। देखिए आपको बना के बताते हैं। चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 मतलब अर्थात 1 अंक आपको निर्धारित, यानी 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न इसमें और 5 प्रश्न इस पे, यानी टोटल 10 नंबर का आपका मानचित्र के सवाल आते हैं। देखिए अ है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। चलिए यहाँ पे लिख देते उत्तर भी मद्रास। अब मद्रास कहाँ पे पड़ता है ये पता होना चाहिए। तो मद्रास पड़ता है आपका चेन्नई में। अब चलिए इसको मानचित्र पे भर के आपको बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका मानचित्र है, आपको भरना है मद्रास। तो देखिए आपका चेन्नई कहाँ पे पड़ेगा, तो देखिए चेन्नई पड़ता है ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में मद्रास आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से वृत्त बनाना, इसमें एक डॉट बना देना है और यहाँ पे इसको खींच के लिखिएगा। कौन सा प्रश्न का उत्तर है, देखिए प्रश्न का उत्तर सही से लिखिएगा। देखिए 9 का फर्स्ट है ना, यहाँ पे देखिए 9 लिखिएगा, 9 ओ मद्रास लिख दीजिएगा। इसी तरह मानचित्र को आप बोर्ड के एग्जाम में भरिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में कहाँ पे किया था, तो ये आपको पता है कि चंपारण में हुआ था। किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, चंपारण, नील की खेती के लिए हुआ था ना, चंपारण। अब देखिए बिहार में इस मानचित्र को भरना है। तो देखिए आपका ये है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में ये है बिहार। बिहार में भरना है तो देखिए इस प्रकार से ये गोला बना लीजिएगा। यहाँ पे एक डॉट दिखाई गई इसलिए कि इसी चिन्ह के द्वारा आपको मानचित्र पर दिखाना है, ये प्रश्न में कहा गया है। अब इसको खींच के ऐसे दिखा दीजिएगा। 9 का क्या है आपका अ और ब है ना, देखिए जो लिखा रहेगा प्रश्न वही लिखिएगा। ब है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका चंपारण, चंपारण, ठीक है। अब देख लीजिए जो प्रश्न में लिखा रहता है वही लिखना रहता है। देखिए अ है, फिर उसके बाद ब वाला था तब ब लिखिएगा। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ से डांडी मार्च शुरू हुआ था। तो डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, तो आप सभी को पता है कि डांडी मार्च आपको जो शुरू हुआ था गुजरात से हुआ था। कहाँ से, गुजरात से। चलिए यहाँ लिख देते गुजरात। अब देखिए मानचित्र पे गुजरात को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, ये है आपका मानचित्र, ये है आपका राजस्थान, राजस्थान के बगल में ये पड़ता है गुजरात। गुजरात में यहाँ पे देखिए ये दिखा दीजिएगा इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको तीर द्वारा दिखा दीजिएगा। 9 ये 9 नंबर का कौन सा अ ब हो गया तो स वाला है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा गुजरात, यानी कि गुजरात, ठीक है। देखिए काट पीट मत कीजिएगा, अब सही से लिखिएगा गुजरात। यानी कहाँ से प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा, तो गुजरात से, तो आप गुजरात इस तरह दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन जो प्रथम हुआ था कहाँ से हुआ था, ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुआ था, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
तो वह स्थान जहाँ प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश तो आपको पता है, तो देखिए ये है आपका मानचित्र, ये है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ से बनाइएगा, इसलिए इसी चिन्ह के द्वारा दिखाना है। ये खींचिएगा 9 100 हो गया तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया और लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए आपको ये नंबरिंग देना मत भूलिएगा, ठीक है, नंबरिंग जरूर दिया जाता है, इस प्रकार से इसको भरना है। अगला देखिए, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था 1929 में, तो 1900 सन जरूर याद रखिएगा। 1929 में जो हुआ था आपका लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, तो आप लाहौर लिख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे मानचित्र को भरेंगे, तो ये है आपका मानचित्र, ये है आपका पूरा भारत, भारत के यहाँ पे क्या है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान में यहाँ पड़ता है लाहौर, यहाँ पे बनाइएगा। ये कौन से नंबर का है? तो ये है आपका 9 क्या है यह है ना, जो नंबर होगा आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए लाहौर, लाहौर, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है, देख सकते हैं, तो यहाँ पे लाहौर भर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 5 प्रश्न हो गए, जैसे भरें इस प्रकार से यदि आप भरते हैं तो आपका 5 नंबर आपका कंप्लीट, आपको 5 नंबर मिल जाएगा इस पर। अब देखिए आपका ख है, निर्देश दिया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है कि टिहरी बांध को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। टिहरी बांध आपको पहले पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। टिहरी बांध आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में पड़ता है, तो चलिए अब मानचित्र पे भर के बताते हैं कि उत्तराखंड आपका कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 2 मानचित्र आपको मिलेगा, तो देखिए एक मानचित्र भर के बता दें, अगला मानचित्र आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड है कहाँ पे, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बगल में ये पड़ता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए इस चिन्ह के द्वारा दिखाना, जिस चिन्ह के द्वारा कहेगा उसी चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पे क्या टिहरी बांध लिख देगा, टिहरी बांध। अब देखिए ये 9 का कौन सा है? 9 का ख है, और ठीक है 9 का अ है ना, 9 का अ है, तो 9 का अ दिखाइएगा इस तरह, ठीक है। 9 का अ थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। अब मानचित्र पे कैसे भरेंगे, तो देखिए ये आपके सामने मानचित्र है, मानचित्र पे देख लीजिए कैसे भरना है आपको। तो देखिए पश्चिम बंगाल है कहाँ पे? देखिए ये जो वाला भाग है ना, ये आपका क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बगल में ये पश्चिम बंगाल है। तो इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस चिन्ह के द्वारा दिखा दीजिए ऐसे, और इसको खींच के लिख दीजिए 9 ब है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। इस तरह आप दिखा दीजिएगा। अगला देखिए कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम क्या लिखेंगे? तो तारापुर याद रखिएगा, तारापुर। और ये तारापुर है कहाँ पे? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। तो देखिए आप महाराष्ट्र में तारापुर को कैसे भरेंगे, तो ये है आपका। अब ये देखिए आपका गुजरात, गुजरात के बगल में ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में देखिए इस चिन्ह के द्वारा, जैसे जो चिन्ह कहेगा वही चिन्ह बनाना रहता है। और यहाँ पे इस तरह काला कर दीजिएगा इसको, और यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए इसी में जगह 9 ये 100 वाला है, और यहाँ पे लिख दीजिए महाराष्ट्र, और तारापुर लिखना है ना, तारापुर। ये आपको क्या लिखना है? तारापुर। तो इस प्रकार से आप इसको भर लीजिएगा। अगला देखिए कि भारत में सबसे अधिक काफ़ी उत्पादक का राज्य कौन सा है? तो काफ़ी उत्पादक जो राज्य है आप सभी को पता है कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक काफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका कर्नाटक में। अब देखिए कर्नाटक भरना कैसे भरेंगे, तो ये है आपके मानचित्र, मानचित्र के बगल में यही वाला भाग क्या पड़ता है आपका? कर्नाटक। किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? तो चिन्ह देख लीजिए आप, चिन्ह त्रिभुज के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे आप त्रिभुज बनाइएगा, इसको थोड़ा सा काला कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 द वाला, और यहाँ पे लिख दीजिए कर्नाटक, ठीक है। एक राज्य का नाम दिखा दिए। तो इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, यहाँ देखिए मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो मुंबई बंदरगाह आपको कहाँ पे दिखाना है? तो मुंबई में ही है। तो देखिए मुंबई बंदरगाह किस प्रकार से देखेंगे, तो ये देखिए आपका मानचित्र है, और मुंबई बंदरगाह देखिए यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है? तो चिन्ह जरूर याद रखिएगा। तो देखिए वृत्त के द्वारा दिखाना है, ये है आपका, और यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त बना लीजिए इस तरह। और यहाँ पे बंदरगाह हमेशा समुद्र के किनारे रहता है। यह 9 का यह है, और यहाँ पे लिखिए मुंबई बंदरगाह, मुंबई
बंद रहेगा। देखिए इस प्रकार से मानचित्र भरेंगे ना तो आपका एग्जामिनर जो रहता है एक नंबर भी नहीं काटेगा। जिस चिन्ह के द्वारा कह रहा है वो प्रश्न संख्या सही से दिखाइए और जो प्रश्न है किस चिन्ह के द्वारा दिखाना वो जरूर दिखाइए। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र पूरा डिटेल में बताए हैं। आप सभी को ये पूरे मानचित्र को जरूर एक बार तैयार कर लीजिए, आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं आप सभी को कि इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना भी वायरल पेपर है आप सभी को करा रहे हैं। सभी प्री बोर्ड का हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम का हो, सभी वायरल पेपर करा रहे हैं। इन सभी पेपरों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का वायरल पेपर कराएंगे जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर देखें। आपको एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे तो 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपका खंड अ है जिसमें पहले खंड अ में आपके भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या है, आप वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। कमेंट में जरूर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन में समान रहता है, यानी कि जब प्रतिरोधों को आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय आपका क्या समान रहता है, ठीक है। देखिए आपको प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ के बताते हैं। जैसे देखिए ये 3 प्रतिरोध ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। देखिए ये 3 प्रतिरोध आपका है और इन तीनों क्या किए, समानांतर में जोड़ लिए। देखिए जब समानांतर में आप जोड़ेंगे एक बैटरी से इसको यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ पे वोल्टेज है। देखो जो समानांतर में जोड़ते हैं उसमें वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के एकरास में वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन इसमें धारा क्या होता है आपका अलग अलग होता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि धारा जो होता है अलग अलग होता है। जैसे इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा, इसमें I3 होगा, इस तरह आपका धारा अलग अलग होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है समान होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन जब करते हैं तो समान क्या होता है, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर क्या होता है आपका समान होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको डिटेल में बताएंगे तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। अगला देखिए दूसरा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि अपवर्तनांक किस रंग का अधिकतम होता है। तो आपको आंसर बता देता है कि बैगनी रंग का जो होता है अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसके साथ में आपको 2-3 पॉइंट बताते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। एक आपसे अपवर्तनांक पूछता है, ये बोर्ड के एग्जाम में और प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम वायरल प्रश्न है। एक अपवर्तनांक पूछता है, एक विचलन पूछता है और साथ में एक पूछ लेता प्रकीर्णन। पूछता है कि इन तीनों रंगों किस रंग के लिए अपवर्तनांक विचलन प्रकीर्णन अधिकतम होता है, तो होता है आपका बैगनी रंग के लिए, बैगनी। तो बैगनी रंग के लिए जो होता है अपवर्तनांक विचलन प्रकीर्णन ये सभी अधिक होता है। और कम पूछेगा तो कम याद रखिएगा लाल रंग का, यानी कि अपवर्तनांक लाल रंग का कम होता है, विचलन भी लाल रंग का कम होता है, प्रकीर्णन भी लाल रंग का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा तो बैगनी रंग यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्यों की जो आंखें होती है वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है, यानी कहाँ पे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मनुष्यों की आंख जो होती है उसमें जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो बनता है रेटिना पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्या है आपका कि एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में 2 तार समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 हो एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो, तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको लगा के बताते हैं। देखिए जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना तो उस समय आपका प्रतिरोध धारा और ऊष्मा में क्या संबंध होता है। देखिए ये फार्मूला होती है, एच इक्वल टू फार्मूला आपका होता है V²/RT होता है, ठीक है। तो एच इक्वल टू V²/RT होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज समान होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है ना, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए एच
प्रोपोर्शनल टू 1/r लेंगे। यानी कि जो आपका ऊष्मा होता है प्रतिरोध के क्या होता है, इन्वर्सली यानी व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे दो प्रतिरोध दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे दो ऊष्मा होगा H1/H2 और प्रतिरोध क्या होगा, इन्वर्सली है ना। तो देखिए यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे R2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे क्या होगा, R1 होगा। और यही संबंध होता है, इन्वर्सली होता है ना। यानी H1 है तो H1 देखिए किसके इन्वर्सली है, R2 के, R1 के। H2 किसके इन्वर्सली होगा, R2 के। तो यहाँ पे ये संबंध आपका बनेगा H1/H2 R2/R1, ये इन्वर्सली के रूप में इस तरह आपका उष्मा में संबंध आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए H1/H2 बराबर R2/R1 कहाँ पे है। तो देखिए आप देखेंगे तो पहले ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है परिवर्तनशील, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जाता है। ऑप्शन है दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। देखिए जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र की बात कहेगा और उसमें विद्युत धारा ज्ञात करना होगा तो आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि जब परिवर्तनशील जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो वहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, सदैव समानांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, परस्पर काटती है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। देखिए अगला आपका 7वां नंबर का प्रश्न क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो देखिए जब आपको वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ पर रखेंगे। तो देखिए लेंस के जब फोकस पर वस्तु को रखा जाता है ना तो वास्तविक बनता है, ठीक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पे सिर्फ कहा है बड़ा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। लेंस से 2f दूरी पर आप रखते हैं, जब 2f दूरी पर रखा जाता है वस्तु को तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। 2f से अनंत के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन लेंस से f और 2f के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उपखंड ख, जिसमें रसायन विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अब दिया है यहाँ पे 2FeCl3 + 2H2O + Y 2FeCl2 + H2SO4 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 2Fe तो 2FeCl2 है तो Cl2 है यहाँ पे, ठीक है। यानी देखिए 3 दूना के 6 Cl2 है, 2 दूना के 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 गो Cl2 मतलब 6 गो Cl है यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 दूना के 4 तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 गो है तो 2 गो ऑक्सीजन आपको चाहिए, साथ में एक सल्फर चाहिए, तो एक सल्फर चाह रहा है, 2 ऑक्सीजन चाह रहा है, तो यहाँ पे SO2, यानी कि यहाँ पे Y के स्थान पे SO2 रहता है तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, आपका संतुलित हो जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि Y के स्थान पे SO2 होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से समीकरणों को आप भरिएगा। अगला देखिए, उदासीन अभिक्रिया में परस्पर मिलाया जाता है। जो उदासीन अभिक्रिया होता है ना उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाएंगे अम्ल एवं क्षार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे परस्पर मिलाया जाता है, क्या मिलाएंगे, अम्ल एवं क्षार मिलाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में क्या होता है, तो FeS होता है, Cu2S होता है, Cu2S और FeS होता है, Cu2S तथा Fe2S3 होता है, ठीक है।
तो जो मैट होता है, मैट में आपका ये होता है CO2S और FeS होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सजातीय युग्म आपको बताना है कि सजातीय युग्म क्या है। ऑप्शन है CH4OH और C2H4, CH3Cl, CH3OH है, CH3OH, C3H7O7 है, OH है, HCHO है, CH3NH3 है। तो देखिए आप इस तरह याद करके तो पता नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका होता है सजातीय युग्म ज्ञात करने का कि जब दो यौगिक देता है और दो यौगिकों के बीच में जब CH2 का अंतर हो या C2H4 का अंतर हो, ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, सजातीय युग्म कहते हैं। अब देखिए इसमें देखिए C2 में से एगो C, यानी कार्बन से कार्बन घटाएंगे, C2 में से C घटाएंगे तो एगो C आ जाएगा। लेकिन H4 में से देखिए 4 को यहाँ पे, एगो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो हाइड्रोजन बचेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए कि आपको एगो कार्बन मिल रहा है तो उसके साथ में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 कार्बन है तो उसके साथ में 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन में से एक कार्बन हटाएंगे तो कार्बन इसमें मिलेगा ही नहीं। देखिए एक कार्बन से एक कार्बन घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन इसी तरह आपका हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गो कार्बन है, 2 गो है, एगो कार्बन है, तो 3 कार्बन से एगो कार्बन घटाएंगे तो 2 का कार्बन बचेगा। यहाँ से हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 एक 4 गो हाइड्रोजन है, जबकि 7 एक 8 गो हाइड्रोजन, तो 8 गो हाइड्रोजन में से 4 गो हाइड्रोजन घटाइए तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 4 हाइड्रोजन। तो CH2H4 मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो सजातीय युग्म कौन सा, ग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी सजातीय युग्म आपको पता करना रहेगा तो इसी प्रकार से आप उसका आंसर निकालिएगा। यहाँ पे देख लीजिए एगो कार्बन तो एक कार्बन से एक कार्बन चला जाएगा तो 0 कार्बन बचेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आप आंसर निकालना सीख लीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एल्काइन है, ठीक है। अब देखिए इस तरह रट के तो आप आंसर दे नहीं सकते हैं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र होता है कि CnH2n-2, यानी यहाँ पे जो n है कार्बनों की संख्या दिखा रहा है, यानी कि कार्बनों की संख्या का दुगुना से 2 कम। चलिए देखते हैं, देखिए 3 का दुगुना कर 3 दूना का 6, लेकिन 2 कम होना चाहिए, ये 2 अधिक दिया इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। देखें यहाँ पे 4 दूना के 8, 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे कम होना चाहिए। 3 दूना के 6 डायरेक्ट है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, इसका मतलब ये किसका सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है। तो आप इस फार्मूला पर रख के आप इसको हल करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका इस फार्मूला पे आ रहा है। देखिए कार्बन का 2 गुना और 2 से 2 गुना करके 2 घटा दीजिएगा, तो देखिए इसका 2 गुना करेंगे 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है, यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकरी या विरंजक चूड़। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसे आप याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ 2 है ना, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो विरंजक चूड़ का फार्मूला भी होता है CaOCl2 होता है। और जीवाणु रहित जल को बनाना आता है, कौन सा प्रयोग करेंगे, विरंजक चूड़ प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्रारंभ होता है उपखंड ग। देखिए 14वां है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जाइलम का किस लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इस प्रश्न को कई बार बता चुके हैं। जाइलम का प्रयोग जल के वहन के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए याद करने का ट्रिक बार बार बताते हैं कि यहाँ से जल ले लीजिए और यहाँ से ल ले लीजिए, ज और ले के मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल। तो पेड़ पौधा जो होता है उसमें जल का संवहन कौन करेगा, तो जाइलम करता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक याद रखिएगा, फ्लोएम जो होता है भोजन का संवहन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के जो बने होते हैं वो ऑप्शन में दिया, जीवाणु बना होता है, क्लोरोप्लास्ट बना होता है, विषाणु बना होता है या प्रायंस बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जो होता है इससे जो बनने वाला जीव है कौन सा है, विषाणु है। तो विषाणु जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन मानव से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा में कौन सा जनन तंत्र भाग नहीं पाया जाता है। देखिए मादा में जो पाया जाता है अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है,
डिम्ब वाहिनियाँ भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है मादा में नहीं पाया जाता है। मादा में आपका अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, डिम्ब वाहिनियाँ पाया जाता है। लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ये मनुष्यों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है ना। तो शुक्रवाहिका कहाँ पाया जाता है? नर में। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला देखिए, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। इसका याद रखिएगा 9:3:3, 1 का अनुपात द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ठीक है। अगला देखिए, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो बने होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। देखिए एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन सही हो जाएगा। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन जो पाया जाता है, देखिए आपका एक हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा, एक पाया जाता है ईस्ट में। ठीक है। देखिए ऑप्शन में तो ईस्ट दिया नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा आपका? हाइड्रा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुकुलन जो पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप सभी को कराए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को इंग्लिश का वायरल पेपर कराएंगे। जो आप सभी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास 10 का इंग्लिश का वायरल पेपर है। देखिए जब आपको ये पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आपका टाइम लिखा रहेगा कि टाइम आपको कितने समय में आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। तो आपका टाइम है 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट में इस प्रश्न पत्र को हल करना रहता है। यहाँ पे दिया है मैक्सिमम मार्क। आपका जो पेपर का मैक्सिमम मार्क रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा। अब देखिए पार्ट ए जो रहेगा इसमें 20 मार्क का आपका क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न किस प्रकार से आंसर देना है आपको सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और देखिए कैसे हल करना है। देखिए यहाँ दिया है कि 1 से 3 तक, यानी 3 प्रश्न आपको क्या करना है कि ये पैराग्राफ दिया, इस पैराग्राफ पढ़ के इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि पहले ये पैराग्राफ देखिए कि सुभाष चंद्र बोस was a great leader of India. His countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times. यानी देखिए कहने का मतलब सीधा है कि आपको यहाँ से लेके पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कितना सिंपल तरीका से आप इसका आंसर इस पैराग्राफ से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका से सिखाएंगे आपको। देखिए प्रश्न क्या है आपका कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ऑप्शन है ग्रेट लीडर थे, ग्रेट टीचर हैं, या ग्रेट साइंटिस्ट है, नन ऑफ द अबव। अब देखिए मान लीजिए आपको इसका हिंदी में नहीं आता है, फिर भी आप आसान तरीका से इसका कैसे आप निकाल सकते हैं आंसर। अब इस देखिए सुभाष चंद्र बोस, देखिए हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस खोजिए, यहाँ पे लिखा कहाँ पे है? यहाँ पे लिखा है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। और देखिए ऑप्शन में यही आपको मिल जाएगा ग्रेट लीडर। ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहला ही ऑप्शन आपका ग्रेट लीडर। तो हु वाज सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो एक ग्रेट लीडर थे। तो पहले का जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या आपका है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है। हु सेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कि गिव मी ब्लड, यानी कि तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दिलाऊंगा। ये वाक्य किसने कहा है? अब देखिए इस वाक्य को पढ़िएगा, देखिए कहाँ पे दिया है। देखिए आप इस पैराग्राफ को पूरा यहाँ से पढ़ते चले आएंगे ना, पढ़ते पढ़ते इस वाक्य को खोजना है। देखिए यहाँ पढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखिए कामा में दिया है गिव मी ब्लड
एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इस वाक्य को किसने कहा है? ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, यानी कि इस वाक्य को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पढ़ा जा रहा था। ये वाक्य किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीका से आप इसका आंसर पैराग्राफ से निकाल ले रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको तरीका बस पता होना चाहिए ना कि कैसे आंसर निकाला जाता है। अब अगला देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ठीक है, इस वाक्य को पढ़िएगा और नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी ये वाक्य आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल तरीका से। और इसका आंसर यदि आप खोजना चाहते हैं तो इस वाक्य को पूरा पढ़ते चले आइएगा। देखिए आपको ये वाक्य में कहाँ पे मिलेगा? तो देखिए ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए आप मिल गया ना ये वाक्य। ये किसने स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है। इन प्रश्नों को देखिए आप आंसर कैसे देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है उसका आंसर आपको चुनना है। अब देखिए यहाँ पे कि सी हैज डॉट 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 टू द पार्टी। अब देखिए यहाँ गो दिया है, वेंट दिया है, गॉन दिया है, गोइंग दिया है। अब देखिए आप सभी को पता है कि जब हैज़ या हैव या हैड का प्रयोग होता है तो वहाँ पे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हमेशा गॉन होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आपका गॉन भरा जाएगा कि सी हैज़ गॉन टू द पार्टी। ठीक है, वह पार्टी में जा चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका हिंदी भी समझ सकते हैं। अन्यथा आपको ये ट्रिक बताएं कि हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है, यदि उसके बाद वर्ब भरना है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला नंबर का जो सवाल है आपका कि इफ़ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर। अब देखिए यहाँ पे लिखना है इसका एक वाक्य क्या होगा। यहाँ दिया है कि इफ़ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर, यानी यदि तुम कोई काम नहीं करना चाहते हो तो उस वाक्य को क्या एक शब्द में क्या बोलेंगे? यानी जो कोई कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे क्या बोलेंगे? लेजी बोलेंगे यानी सुस्त होता है, एक्टिव बोलेंगे यानी फुर्तीला है, लेबोरियस है, ये ऑल ऑफ द एबव होगा। तो देखिए जो कार्य कोई नहीं करना चाहता है तो उसे बोलते हैं कि आलसी है यानी लेजी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पांचवा का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला नंबर का छठा नंबर का प्रश्न देखिए आप इसका आंसर कैसे देंगे। पहले इसके प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे आपका ये वाक्य दिया है, मतलब शब्द दिया है, आपको तोड़ के अलग अलग शब्दों को कर दिया है। अब यहाँ से मीनिंगफुल वाक्य इससे बनाना है। अब देखिए मीनिंगफुल वाक्य कैसे बनेगा। देखिए लिखा है फ्रॉम गॉड को अलग कर दिया है, ए प्रीसियस को अलग कर दिया है, लाइफ को अलग, इज टू गिफ्ट अस ऐसे किया है। अब यहाँ पे देखिए इसको करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो आएगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो नहीं आएगा। साथ में आपका क्या रहता है? वर्ब रहता है तो आता है, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। फिर इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर शब्द रहता है तो वो आ जाता है। ठीक है, इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना रहेगा। अब देखिए इसको कैसे। अब देखिए फ्रॉम गॉड दिया है, पहले ऑप्शन से देखिए इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते, तो बहुत सिंपल तरीका से हल हो सकता है। देखिए टू अस तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता कभी। फ्रॉम गॉड ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए लाइफ इज ए प्रीसियस हो सकता है, लाइफ इज प्रीसियस दोनों में दिया है। गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है, टू दिया है, फ्रॉम दिया है, अस अस। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका गलती यूज हुआ है। आप कैसे? टू अस होता है, क्या होता है? टू अस फ्रॉम गॉड होता है। देखिए यहाँ पे फ्रॉम गॉड यूज किया गया और यहाँ पे देखिए क्या कर दिया? टू गॉड। और देखिए यहाँ पे टू गॉड अलग तो किया नहीं है, देखिए यहाँ पे फ्रॉम गॉड है ना। अब इस वाक्य में खोजिए फ्रॉम गॉड कहाँ पे है, तो फ्रॉम गॉड
यहाँ पे है। तो इससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि लाइफ इज प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, यानी कि जो जीवन है ईश्वर के द्वारा हमें गिफ्ट के रूप में प्रदान किया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड मतलब होता है कि मीनिंगफुल, आपका मिस स्पेल्ड मतलब होता है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है ना, अशुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है कि जिस गलत कथन गलत मतलब जो यहाँ पे मीनिंग है कौन सा है। ऑप्शन है देखिए रिसीव, तो रिसीव का स्पेलिंग सही है, यानी RECEIV, रिसीव का स्पेलिंग सही है। RECIEV होता है, ये गलत है, यही गलत है। क्यों कि रिसीव का ये स्पेलिंग होता है, लेकिन रिसीव का आर दिया है, तो ये वाला स्पेलिंग क्या है इसका गलत है। और यहाँ पे क्या बताना है आपको, मिस स्पेल्ड बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर का, यहाँ पे दिया है कि इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन आपको भरना है कि फ्रॉम भरा जाएगा, सिंस भरा जाएगा, फॉर भरा जाएगा या बाई भरा जाएगा। तो देखिए आप सभी को जब पढ़ाते समय पढ़ाया गया है कि जब मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता है, आफ्टरनून आता है, ठीक है, तो वहाँ पे इससे पहले से के इंग्लिश के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सिंस भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 to 10 यानी कि 9 से 10 तक क्वेश्चन का आंसर देना, यानी देखिए 9 है 10 है। देखिए यहाँ पे क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि निम्नलिखित जो पैसेज यहाँ पे दिया गया है इससे संबंधित जो नीचे 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैराग्राफ से इसका आंसर निकालना है। देखिए पैराग्राफ आप चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम देखिए आपको पहले पैराग्राफ पढ़ने की सलाह नहीं देगा, आप पहले प्रश्न को पढ़िएगा, प्रश्न पढ़ने के बाद ये जो वाक्य रहेगा इसमें खोजिएगा कहाँ पे दिया है आपका ना, वही वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको इसका आंसर खोजना है तो कैसे आप खोजेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और देखिए क्या पूछ रहा है। लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, यानी लेंचो क्या देखकर सेटिस्फाइड हो गया, व्हेन जब। अब ऑप्शन देख लीजिए, ही सॉ हिज चिल्ड्रेन प्लेइंग, यानी कि बच्चों के खेलते हुए देखा तो वो सेटिस्फाई हुआ। ही सा हिज वाइफ कुकिंग, यानी भोजन, अपने वाइफ को भोजन बनाते हुए देखा तो खुश हो गया। ही सा हिज फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, ठीक है, यानी कि रिप कॉर्न के अपने खेतों को देखा तब वो खुश हो गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। ही सॉ ही हैवी डाउन पोर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप वाक्य में खोजिए कि शब्द कहाँ पे मिल रहे हैं, पर ये देखिए सेटिस्फाइड है कहाँ, देखिए विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ रिफ ऑफ कार। अब देखिए यहाँ सेटिस्फाइड ये शब्द दिया है ना, और यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड यहाँ पे दिया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है द फील्ड ऑफ रिप कार, और इस ऑप्शन में देखिए यही ऑप्शन में फील्ड ऑफ रिप कार मिल जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे तो यह है नहीं, देखिए यहाँ पे फील्ड ऑफ रिप कार, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हिंदी नहीं भी जानते रहेंगे फिर भी आप इसका आंसर जैसे आपको सिखा रहे हैं, यदि इस प्रकार से आप आंसर निकालना सीख जाते हैं तो आप बिना पढ़े भी आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू। अब देखिए द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस, अब इसको खोजना है कि देखिए ये वाला शब्द कहाँ पे दिया है। देखिए आप चलिए पढ़ते हैं, अब यहाँ से पढ़ते चले आइएगा। विथ हिज इट्स फ्लावर ड्राफ्ट इन ए कर्टन ऑफ रेन, ठीक है, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys expansion themselves to the rain ran out to collect. अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्रश्न क्या है कि बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है रैन आउट, यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न में क्या है, रैन आउट है, बस यही आपको पकड़ना है कि रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। अब देखिए यही आपको क्या करना है, इसमें
वाक्य में खोजना है कि वाक्य में कहाँ पे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जब खोजेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे अब ऑप्शन में प्ले हॉकी दिया है, कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स दिया है। देखिए ये ऑप्शन तो है ना, फ्लोर के बारे में तो बात हो नहीं रहा है यहाँ पे। गैदरिंग से सिल्वर कॉइन्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। कलेक्ट द हेल स्टोन्स, अब कलेक्ट द हेल स्टोन्स ही आपको खोजना है कि दिया है कि नहीं। फॉर पीएस इट रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man. I hope it passed quickly. I did not pass quickly. For an hour the hail ran on the house, garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। ठीक है, अब देखिए आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जब ये पूरे वाक्य को आप पढ़े हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दो लाइन ऊपर आई, देखिए यहाँ पे रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन। अब देखिए यही वाला शब्द सिर्फ आपको इस जो प्रश्न का आंसर मतलब 4 ऑप्शन दिए उसमें यही हेल स्टोन ही मिल रहा है। तो हेल स्टोन देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन में देता है वही ऑप्शन को भी इसमें खोजा जाता है कि ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, और जो यहाँ पे मिलेगा वही वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेयर स्टोन देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन जो दिया है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपको ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का जो प्रश्न है क्या है आपका 11 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है कि हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन द बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीट्स। ठीक है, अब वेरी दिया है, होपलेस दिया है, मोटिवेटेड दिया है, ए एंड बी दोनों होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा वही बताना है आपको। ठीक है, देखिए ये आपके बुक का है, यदि आप बुक पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं कि हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन द बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीट्स। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा, वेरी भी होगा, होपलेस भी होगा, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द बस, यानी कि जो मैडम राइट्स द बस है उस लेसन में ऑथर कौन है, यानी कि किसके द्वारा मैडम राइट्स द बस लिखा गया है। अब देखिए आपको जब बुक पढ़े होंगे तो उस समय आपको ये पढ़े होंगे चैप्टर कि मैडम राइट्स द बस किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए गिविंग मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है ये वाला। ठीक है, कि वालिक, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा वालिक अन्ना। ठीक है, वालिक अन्ना के द्वारा लिखा गया, इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हु इज द ऑथर ए बेकर फ्राम गोवा। ठीक है, ए बेकर फ्राम जो गोवा चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब को इसको याद रखिएगा, ये जो ऑथर वाला जो रहता है उसको डायरेक्ट आपको याद रहेगा तभी आंसर दे सकते हैं। इसका सही जवाब को बी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपका पैराग्राफ दिया है यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इससे संबंधित इसका आंसर देना है। तो देखिए जब भी आपको पैराग्राफ वाला रहेगा ना तो आप पैराग्राफ पहले मत पढ़िएगा, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा, प्रश्न के सभी ऑप्शन को पढ़ के तब इसमें से आप उसका आंसर खोजिएगा, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए हु कंपोज दिस लाइन। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि हु कंपोज दिस लाइन, यानी कि ये जो है आपका लाइन जो है किसके कंपोज किया गया, यानी कहाँ से लिया गया है। तो ऑगडेन नास से, एड्रीना रिच, डब्ल्यू ईट्स, रॉबर्ट फ्रस्ट, यानी किसके द्वारा ये जो लाइन लिखा गया है। तो आप देखिए ये आप जब पढ़ेंगे, द नाइट इज फ्रेश, ही होल मून साइनेस, इन ए स्काई स्टिल ओपन, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है एड्रीन रिच के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए आप कि व्हाट साइंस इन द नाइट। ठीक है, व्हाट साइंस इन द नाइट, नाइट में जो साइंस का क्या अर्थ है यहाँ पे इस वाक्य में बताया गया है कि क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नाइट इज फ्रेश,
ही वाज ही होल मून साइंस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका फुल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनाइट इज रिफ्रेश ही वुल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लिव एंड लिसन स्टिल। ठीक है, स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स माई हेड इज फुल ऑफ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि माई हेड इज फुल ऑफ वॉइस वाइट विच टुमारो विल साइलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मून की बात कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फुल मून। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, हाउ मेनी डॉटर्स डिड राम लाल हैव, यानी राम लाल की कितने पुत्रियां थी। तो ये देखिए आपके बुक का है, यदि आप बुक पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि रामलाल की कितनी पुत्रियां थी। तो रामलाल की जो थी आपकी 4 पुत्रियां थी, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर का कह रहा है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। ठीक है, क्लिनिक पर जो डॉक्टर गेव ट्रिकी, तो देखिए यहाँ पे क्या इसका सही जवाब होगा। तो देखिए ये आपका बुक का है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो फूड फॉर 2 days, यानी 2 दिनों के लिए कोई भी आप जो है ट्रिकी को कोई भी खाना नहीं देना है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर, ये भी आपके किताब का है, यदि आप किताब पढ़ रहेंगे तभी इसका आंसर दे सकते हैं कि अनिल की उम्र कितना था, यही आपको बताना है। तो अनिल के बारे में आप पढ़े होंगे, तो कितना था 25 ईयर ओल्ड था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अनिल वाज 25 ईयर्स ओल्ड, यानी अनिल की उम्र जो थी 25 ईयर ओल्ड था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए, फॉर वाट हैड लुसेल सेव्ड फ्रॉम 100 फ्रांसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये आपके बुक का ही है, तो हो जाएगा 2 बाई ए गन, यानी क्या खरीदा था 2 बाई ए गन। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हु केम टू मैरी भोली। ठीक है, तो हु केम टू मैरी भोली, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिशंबर नाथ। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखिए, कुछ आपके जो ऐसे प्रश्न है जो आपकी किताब से लिए हैं, तो किताब जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं।